अध्याय 17 विदाई। बीमार होने के बाद थाम थिएन तिने की शारीरिक शक्ति धीरे धीरे कम हो गई और वह अक्सर बेहोश होकर सो जाते थे। जैसे जैसे हर दिन बीतता गया, उसका जीवन धीरे धीरे खत्म होता गया, उसका स्वास्थ्य और भी बदतर होता गया और उसके सोने का समय और भी लंबा होता गया। वह अपने भाई की चिंता नहीं करना चाहती थी। वह अक्सर खुद को सहारा देने की कोशिश करती थी, खुद को मरने नहीं देती थी चेतना। वह जानती थी कि हर बार जब वह बेहोश हो जाती थी तो वह डर से भर जाता था, डरता था कि इस बार वह जाग न जाए। मांसपेशियों में संकुचन और दर्द की संख्या बढ़ रही थी। वह कुछ पकड़ना चाहता था, उसकी उंगली की नोक डॉट हिलना भी मुश्किल होता है, खाते समय निगलना भी मुश्किल होता है। यहाँ तक कि कुछ शब्दों से अधिक कहने से भी उसकी ताकत कम हो गई थी। वह अपने दिल में जानती थी कि वह अपनी सीमा तक पहुंचने वाली थी और उसने धीरे धीरे अपनी ताकत खो दी। शायद उसे इसका पता चल गया था बहुत समय पहले। कल रात वह गलती से सो गई। जागने के बाद उसने बिस्तर के सिर पर मूर्ति वाली गुड़िया की तलाश की। उसकी उंगलियां एक पल के लिए रुक गईं। फिर उसे बाईं और महसूस हुआ उसका गला सूख गया था और पानी का गिलास छूट गया यह जगह। उसने कप को छुआ, लेकिन उसकी उंगलियां नियंत्रण का पालन नहीं कर सकीं, क्योंकि उसने कसकर नहीं पकड़ा था। उसकी हथेली में केवल खाली जगह बची थी। तभी टूटे हुए कांच की आवाज सुनाई दी, निश्चित रूप से आप यह नहीं सुना, है ना? वह तेजी से जमीन पर गिर पड़ी। उसके शरीर का संतुलन बिगड़ गया और वह गिर पड़ी। उसे केवल टूटे हुए टुकड़ों को साफ करने की चिंता थी। इससे पहले कि उसे पता चलता, उसकी उंगली कांप रही थी। शायद चोट लगी थी, लेकिन घाव शायद बड़ा नहीं था। उसे इसका एहसास नहीं हुआ। दर्द इस छोटे से घाव से शायद ज्यादा खून नहीं बहता। अचानक उसका शरीर ऊपर उठा। दो मजबूत हाथ उसे वापस बिस्तर पर ले आए। तुम? हाँ। उसकी आवाज से उसके विचार स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं हुए, न ही उसे पता चला कि वह कितने समय से यहाँ है। उसकी घायल उंगली की नोक पर कागज का एक टुकड़ा दबा हुआ था। मुझे बाद में फोन करना। आपने इसे खोज लिया, है ना? उसने धीरे से बोलने की कोशिश करते हुए अपनी जीभ बाहर निकाली। जब मैं छोटा था, जब भी मैं कोई बर्तन तोड़ता था तो मेरी माँ मुझे डांटती थी। दुर्भाग्य से मैं अपनी माँ से भी अधिक होशियार था, इसलिए मैं अपराध से बच नहीं सका। ठीक है, मैं तुम्हारे नितंब पर थप्पड़ मार सकता हूँ, लेकिन केवल 3 बार से कम। कोई मोलभाव नहीं। वह कुछ नहीं बोला, चुपचाप उसे खून रोकने में मदद की, दवा लगाई, उसे कपड़े में लपेटा, एक गिलास पानी डाला और उसके हाथ में दिया। फिर जमीन पर टूटे हुए गिलास को साफ करने के लिए घूम गया। थोड़ा सा हिलते हुए उसने हल्की सी मुस्कान बिखेरी। भाई, मुझे भूख लगी है। टूटे शीशे को अखबार में लपेटकर कूड़ेदान में फेंकते हुए उसने सिर उठाकर उसकी ओर देखा। तुम क्या खाना चाहती हो? उम्मा। स्थानीय मंदिर के सामने लाल बीन केक बेचे जाते हैं। बहुत दूर। उनकी आवाज से उनके विचार प्रकट नहीं होते थे। लोग खाना चाहते हैं। उसकी गहरी आंखें कुछ सेकंड तक उसे गौर से देखती रहीं। ठीक है, मैं जाऊंगा और अभी वापस आऊंगा। दरवाजा बंद होने की आवाज सुनकर उसने अपनी सारी शक्ति इकट्ठी कर ली। उसका पूरा शरीर बिस्तर पर गिर गया। उसका सिर चकराने लगा, दुनिया घूमने लगी। दर्द बेहद दर्दनाक था। उसका शरीर ऐंठ गया। उसके कांपते हाथों ने उसका सिर ढूंढ लिया। बिस्तर, दाहिनी ओर दर्द निवारक दवा। दर्द निवारक दवा एक कदम आगे ले जाया गया। उसे पीने के लिए एक गिलास पानी के साथ लिया गया। वह इतनी आश्चर्यचकित थी कि वह हिल भी नहीं पा रही थी। आपने अभी भी कुछ नहीं बोला। चुपचाप उसकी ऐंठती टांगों पर मालिश करने में मदद की। 2 बूंदें। गर्म पानी की एक एक बूंद उसके पैरों पर गिरी।
तुम ऐसे मत बनो, रो मत। उसने दयनीयता से उसके गीले गालों को थपथपाया। वह पतला लग रहा था। मैं ठीक हूं, थाम हानवो ने दृढ़ता से उत्तर दिया। तीसरी और चौथी बूंदें चुपचाप गिर गईं। बड़े भाई, उसका दिल बहुत दुखता है। यह बीमारी के दर्द से भी ज्यादा दुख देता है। वह जिसकी सबसे ज्यादा परवाह करती है, वह उसकी वजह से आंसू बहा रहा है। तुमने कहा था कि तुम ठीक हो। मैं ठीक हूँ। अरे, तुम्हें कुछ कैसे हो सकता है? वह विफल रहा, धीरे से गुर्राया। उसकी आवाज रुंध गई। वह एक शब्द भी बोलने में असमर्थ हो गई। उसने उसे कसकर गले लगाने के लिए अपनी बाहें उठाईं। थाम हानवो ने अपना चेहरा उसके कंधे में छिपा लिया। वे कांप गए और खिड़की के बाहर एक दूसरे को गले लगा लिया। बूंदाबांदी हो रही थी, कुछ भी चुराने में असमर्थ। इतना प्यार। उसका बायां कंधा, गर्म गीला क्षेत्र। उसके जागने का समय कम होता जा रहा है। घंटे के चश्मे में उसका जीवन कितना बचा है, इसका अनुमान लगाया जा सकता है। लेकिन वह अभी भी बहुत चिंतित है। उसकी उपस्थिति ने उसे चिंतित कर दिया। वह लगातार कई रातों से सोया नहीं था। सुबह होने तक उसे घूरता रहा। उसने सोचा कि उसे नहीं पता, जैसे वह जानबूझकर अपनी बीमारी का दर्द छुपा रही थी। बीमार थे, वह सब कुछ जानती थी। उसे डर था कि अगर वह जाने के लिए भाग्यशाली रही तो वह इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। वह निश्चित रूप से दाई माओ के घर गई थी। उसे उम्मीद है कि जब वह वहां नहीं रहेगी तो कोई उसकी देखभाल करने में मदद कर सकता है, उसे इस सड़क से गुजरने में मदद कर सकता है। जब दाई माओ उसे घर ले गया, सामने के दरवाजे पर, तो उसने आश्चर्य से कहा, हे भगवान! क्या तुम्हारा भाई पागल है? क्या चल रहा है? वह समझ नहीं पाती। चा इसका। दाई माओ ने अपना सिर हिलाया। ऐसा लगता है जैसे मेरा घर लूट लिया गया है। अंदर और बाहर का हर कोना उलट दिया गया है। यह बहुत दयनीय लग रहा है। यह कैसे संभव है? वह पूछने ही वाली थी, लेकिन थाम हानवो ने उसे दरवाजे पर पाया और गुस्से से चिल्लाया, तुम कहाँ जा रहे हो? उसने कभी भी उसके प्रति इतना क्रोधित स्वर नहीं रखा था। उसने रुककर समझाया, मैं दाई माओ के घर जा रही हूँ। दाई माओ के घर? अब आपकी तबीयत कैसी है, आप नहीं जानते? अगर तुम जाना ही चाहते हो तो मेरे घर आने का इंतजार क्यों नहीं करते? क्या आप अकेले इधर उधर भागकर आत्महत्या करना चाहते हैं? मैंने मुझे लेने आने के लिए दाई माओ को फोन किया। मैं टीयू तिन को घर वापस ले आया। मैं घर आ रहा हूँ। दाई माओ ने युद्ध के मैदान में फंसने से बचने के लिए तुरंत भागने का कार्ड खेला। उस पर कृतघ्न होने का आरोप मत लगाओ। कोई भी इस पागल आदमी को अपना सिर नहीं दिखा सकता। भाई, शांत हो जाओ और मेरी बात सुनो। ऐसा करने से पहले तुम मुझसे कुछ क्यों नहीं कहते? मुझे चलने में कठिनाई होती है और कुछ दिखाई नहीं देता। क्या मैं नहीं जानता था कि आप चिंतित होंगे? क्या आप जानते हैं कि जब मैं घर आता हूँ और आपको कहीं नहीं देखता तो कितना डर जाता हूँ? या आप अचानक बीमार हो गए, या आपको अस्पताल ले जाया गया, या आप भटक गए और घर जाने का रास्ता नहीं ढूंढ सके, या आप मुझे बताए बिना भाग गए और अकेले कष्ट झेले, या ऐसी कई संभावनाएं हैं जो हो सकती हैं। मैं तुम्हें खो रहा हूँ। बस इन चीजों के बारे में सोचकर क्या मैं अभी भी शांत हो सकता हूँ? मैंने इस घर के लगभग हर कोने को आपकी तलाश में घुमाया है, यह देखने के लिए कि क्या आपने मेरे लिए कुछ शब्द छोड़े हैं। उसकी आवाज गुस्से से भरी थी, उसके गुस्से को दबा रही थी, अत्यधिक भय। इसे स्पष्ट रूप से कहें तो यह सिर्फ है कि वह उसे खोने से डरता था। वह समझ गई, उसकी आंखें भर आईं। उसने उसके करीब जाने की कोशिश की। भाई, मैं ठीक हूँ। चले जाओ, वैसे भी मेरे बिना।
तुम ठीक हो, तुम्हें मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। जब तुम बीमार हो तो तुम इसे स्वयं सहन कर सकते हो। मैं सिर्फ एक अतिरिक्त व्यक्ति हूँ, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। वह उसने अपना हाथ लहराया, उसे पास नहीं आने दिया। वह अच्छी तरह समझ गई। वह उस पर क्रोधित नहीं था, बल्कि अपने दर्द को साझा न कर पाने के लिए स्वयं पर क्रोधित था, असहाय होने के लिए स्वयं पर क्रोधित था। उसे खुशी से मुस्कुराने की कोशिश कर रहा था। उसके सामने दर्द का विरोध करते हुए तुम नहीं, प्रिय, तुम बहुत महत्वपूर्ण हो। उसने उसे उठाया हाथ। उसके द्वारा फिर से धक्का दिया गया। अचानक चक्कर आया। उसका संतुलन खो गया। व्हीलचेयर से गिर गई। उसने जल्दी से उसे कसकर गले लगा लिया। उसके दिल ने धड़कना लगभग बंद कर दिया। प्यार, मुझे डराओ मत। उसने अपना सिर उठाया और उसके होठों को चूम लिया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसका दिल दुख गया। उसने उसे कसकर गले लगा लिया। उनके होंठ मिले, नमकीन और कड़वा स्वाद चखा। पता नहीं यह था या नहीं, उसके आंसू या तुम्हारे। तो अब तुम्हें डर नहीं लगेगा? वह उसकी बाहों में लिपट गई, अपनी गर्मजोशी से उसके डरे हुए दिल को शांत किया और धीरे से कहा, अगली बार जब मैं कहीं जाऊंगी तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी। मुझे तुम्हारे साथ चलने दो, अब और गुस्सा मत करो, ठीक है? आप हर बार मुझे धोखा देते हैं, हे घोटालेबाज। अगली बार ऐसा दोबारा नहीं होगा, मैं कसम खाता हूँ। उसका मूड धीरे धीरे शांत हो गया। वह अधिक सुरक्षित महसूस करने लगी। उसकी बाहों में सिमट गई। उसकी आवाज धीरे धीरे कमजोर हो गई। शायद मुझे फिर से थोड़ा सोना होगा। मुझे 2 घंटे बाद जगाना। हमें रात को एक साथ तारे देखने हैं। मुझे ज्यादा देर तक सोने मत देना। हाँ, उसने धीरे से उत्तर दिया। धीरे से उसे कमरे में वापस ले गया। छोड़ना नहीं चाहता था। उसके बगल में लेट गया। कुछ देर उसके साथ सोया। प्रिय, उठो। कोमल कौल ने उसे अपने सपने से भागने के लिए प्रेरित किया। जब उसने अपनी आंखें खोली तो एक पल के लिए उसे अचानक पता नहीं चला कि वह कहाँ थी। क्या तुम अभी तक जाग रहे हो? क्या तुमने नहीं कहा कि तुम मेरे साथ तारे देखना चाहते हो? क्या क्या आपको यह अभी तक मिल गया है? वह भूल गई है। उसकी याददाश्त हाल ही में खराब हो गई है। कभी कभी वह भूल जाती है कि उसने सुबह और रात में क्या कहा था, लेकिन उसे अक्सर अपने बचपन की बातें याद आती हैं। कितना अजीब है। मैंने बस अपनी माँ के बारे में सपना देखा। उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं उसके साथ जाना चाहता हूँ। यह अजीब है। क्या वह खाना नहीं बना रही है? सुबह मेरी माँ खाना खरीदने गई और मुझसे पूछा कि मैं क्या खाना चाहता हूँ। चुप रहो, बात करना बंद करो। सपने में किसी मृत रिश्तेदार को देखकर थाम हान वो डर गया और उसे बुरी तरह डांटा। यह क्या संकेत है? वह अंधविश्वासी नहीं है, लेकिन वह अपने डर को दबा नहीं सकता। मैंने तुमसे कहा था कि मैं मूर्ख था। मैं रात के खाने पर भी सो गया था। बेशक अब आधी रात हो गई है, अंधेरा नहीं है। 10 सूरज कैसे चमक सकते हैं? अच्छे बनो, अपनी आंखें बंद करो और सुबह होने तक थोड़ी देर सो जाओ। तो क्या तुम मेरे साथ हो? अगर मैं आधी रात को जाग जाऊं और तुम्हें न देखूं तो मैं डर जाऊंगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा कि तुम मुझे ढूंढ न पाओ। उसने उसे कसकर गले लगा लिया। न जाने वह उसे आश्वस्त करना चाहता था या खुद को। यह ठीक है, यह ठीक है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। डरो मत। थाम थिएन तिन्ह के विचार जागते समय अराजक होते हैं। वह अक्सर पहले की तरह उससे हंसती और बात करती। परेशान होने पर अतीत और वर्तमान के बीच स्पष्ट रूप से अंतर करना अक्सर असंभव होता है। उसका दिल इतना टूट गया था कि वह बोल नहीं पा रहा था। वह उसे अस्पताल ले जाना चाहता था, लेकिन उसने निश्चित रूप से मना कर दिया।
वह उस स्थान पर रहना चाहती थी जिससे वह सबसे अधिक परिचित थी और वह उसे किसी अजीब जगह पर नहीं ले जा सकी। अपने घर का रास्ता खोजो, वह डरी हुई थी। पिछले 2 दिनों के दौरान वह अक्सर अपने माता पिता को सपने में देखने के बारे में बात करती थी। वह बेहद डर जाता था और उसे रात के दौरान बकवास न करने के लिए डांटता था। उसने अपनी आंखें बंद करने की हिम्मत नहीं की। मुझे सचमुच डर है कि अगर मैंने ध्यान नहीं दिया तो वह सांस लेना भूल जाएगी। हमेशा उसे आंखें खोलने की याद दिलाती रहती। आज वह सुबह जल्दी उठ गई। उसका चेहरा उदास था। भाई, कल मैंने फिर अपने माता पिता के बारे में सपना देखा। उसका दिल बैठ गया। उसने उसे डांटा, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया? उसने सुना ही नहीं। वे एक साथ हैं, शांतिपूर्ण दिन जी रहे हैं। उनका रूप नहीं बदला है, वे बिल्कुल भी बूढ़े नहीं हुए हैं। जैसे ही मैंने देखा, मुझे एहसास हुआ कि मेरी माँ अब भी पहले की तरह कोमल थी। उन्होंने कहा कि वह मुझे नहीं डांटेंगी और फिर पूछा कि क्या मैं उनके साथ जाना चाहता हूँ। भाई, मुझे अपने माता पिता की बहुत याद आती है। मैं सच में जाना चाहता हूँ उनके साथ, लेकिन लेकिन तुम्हारे बिना मैं जाने को बर्दाश्त नहीं कर सकता। भाई, मुझे डर है कि जब तुम्हें मेरी याद आएगी तो तुम मुझे ढूंढोगे नहीं। मुझे नहीं पता कि क्या करूँ। तो मत जाओ, मेरे साथ रहो। थाम हान वो ने उसे कसकर गले लगा लिया। जाने देने की हिम्मत नहीं कर रही थी। क्या ऐसा संभव है? उसका चेहरा आश्चर्यचकित लग रहा था। शायद। जब तक आपको खुद पर भरोसा है। उसने पलकें झपकाईं। क्या आप जानते हैं कि नीचे की सड़क कैसी है? क्या यह बहुत अंधेरा है? क्या मैं टॉर्च ला सकता हूँ? तुम्हें पता है, मुझे हमेशा अंधेरे से डर लगता है। अकेले रहने से डर लगता है। अगर कोई मेरे साथ नहीं आया तो मैं जरूर रोऊंगी। जब से मेरे माता पिता एक के बाद एक चले गए, मैं एक वीरान घर में अकेली रह गई। वह अंधेरे से डरने लगी, अकेले रह जाने से डरने लगी। प्रिय, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ रहूं? मैंने एक बार कहा था, मैं तुम्हें खुद को ढूंढने नहीं दूंगा। तुम्हारे सिर्फ एक शब्द से मैं जहां भी जाऊंगा तुम्हारे साथ जाऊंगा। यह चाहता हूं। उसने सोचने के लिए अपना सिर झुकाया। मैंने तुमसे यह भी वादा किया था कि मैं तुम्हें बताऊंगी कि भविष्य में कहाँ जाना है। मैं तुम्हें अभी बताऊंगी, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ जाओ। ठीक है, मैं जा सकता हूँ। ध्यान से सोचो, अच्छे से सोचो और फिर मुझे बताओ। उसने अपनी पकड़ थोड़ी ढीली की, उसे खड़ा होने में मदद की और उसके बालों में कंघी की। यहाँ आओ, नाश्ता करते हैं। खाने के बाद खेलने के लिए दाई माओ के घर जाए। मैं कुछ दिनों से वहां नहीं गया हूँ। दाई माओ का बेटा तुम्हें बहुत याद करता है। हाँ, वह मीठी मुस्कान के साथ टियू टियू माओ से चिपक गई। इसलिए दाई माओ ने कहा, उनके बेटे के साथ उनका ऐसा रिश्ता है, उन्हें निश्चित रूप से उसे अपनाना चाहिए, भले ही वे भविष्य में शादी न करें। उनका अभी भी एक बेटा है। वह मुस्कुराई और सहमत हो गई और अपने भाई के साथ मिलकर अपने दत्तक पुत्र को एक बड़ा लाल लिफाफा दिया। वास्तव में वे दोनों अपने दिल में जानते थे कि दाई माओ को डर था कि उसे विदा करने वाला कोई नहीं होगा अंत। इसलिए चाहती है कि उसका बेटा उसका शोक मनाए। पूरे दिन वह बहुत अच्छे मूड में थी, बिल्कुल भी चिंता नहीं कर रही थी। एक छोटे बच्चे की तरह बात कर रही थी, जो बात करने का आनंद खोज रही थी। उसने अपने दत्तक पुत्र को गले लगाया और 1 घंटे तक उसके साथ खेली। फिर नदी पर चली गई उसके साथ फिर से। मैं चाहती थी कि वह उसे गले लगाए और पानी में चले। खेत के किनारे एक छोटी सी सड़क से गुजरते हुए उसे स्टार फल की इच्छा हुई, इसलिए वह तुरंत एक फल लेने के लिए ऊपर चढ़ गया। उसे इतनी खुशी से मुस्कुराए हुए काफी समय हो गया था। उसकी भावना बहुत अधिक थी। उसे बेचैनी महसूस हुई।
लेकिन मुझे भी उम्मीद है कि एक चमत्कार हो जाएगा। जब मैं घर पहुंचा तो दोपहर हो चुकी थी। रास्ते में वह कहती रही कि वह आज रात उसके द्वारा पकाया गया समुद्री भोजन नूडल्स खाना चाहती है, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे में दाखिल हुई, वह तुरंत गिर पड़ी। एक गेंद की तरह। प्यार। वह डर गया और तुरंत उसे कमरे में ले गया। आपको थोड़ा आराम करना चाहिए, कुछ मत कहना। मैं मैं मेरी छाती बहुत असहज है, मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। उसने उसकी शर्ट का किनारा पकड़ा और जल्दी से खुद को ऊपर खींच लिया। डरो मत, मैं यहाँ हूँ। उसने अपने होंठ उसके होठों पर दबाए, उसके मुंह में कुछ ऑक्सीजन डालना चाहता था, यदि संभव हो तो। वह वास्तव में उसे अपना जीवन देना चाहता था, जब तक कि वह उसके जीवन के अंतिम दिन तक जीवित रहे। उसने अधीरता से बिस्तर के पास की मेज से दवा ली और उसे पीने के लिए पानी डाला, लेकिन वह उसे निगल नहीं पाई और असुविधा के कारण उल्टी कर दी, चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो। प्यार करो, अच्छे बनो, दवा ले लो और तुम्हें थोड़ा बेहतर महसूस होगा। उसके पास गोली को अपने मुंह में डालने, उसे चबाने, उसके मुंह में जबरदस्ती डालने और फिर पानी डालने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने अभी भी उल्टियाँ हो रही थी। इतना दर्द हो रहा था कि उसकी आंखें गिर गईं। भाई, मैं बहुत असहज हूँ। क्या मैं नहीं पी सकता? उसे इस तरह देखकर वह वास्तव में उसे और अधिक पीड़ा सहने नहीं दे सकता था। ठीक है, तिना पीना नहीं चाहता, तो अब पीने की कोई जरूरत नहीं है। उसने अपना हाथ उठाया और उसका कंधा पकड़ लिया। भाई, कृपया मुझे थोड़ा गले लगाओ। उसने भर्राते हुए कहा, मैं तुम्हें चोट पहुंचाऊंगा। यह ठीक है। उसने उसकी कमर को कसकर पकड़ लिया। उसका शरीर उससे कसकर चिपक गया। चाहे कुछ भी हो जाने देना नहीं चाहती थी। क्या तुम्हें याद है? जब मैं छोटा था, मैं अक्सर छिपता था और चाहता था कि तुम मुझे ढूंढ लो, लेकिन मैं हमेशा तुम्हें ढूंढ लेता था। मैं जिद्दी हूँ। उसने अपना सिर उसके कंधे में छिपा लिया और उदास होकर कहा, लेकिन इस बार मैं बहुत लंबे समय तक छिप सकती हूँ, इस हद तक कि आप मुझे ढूंढ नहीं पाएंगे। वह 2 बार हाम फते हुए बोली। भैया, मुझे लगता है मेरे मरने के बाद वापस जाकर अपनी भाभी को ढूंढना, मेरे साथ मत रहना। तुम। उसने अपना सिर उठाया और उसकी ओर घूर कर देखा। उसने मूल रूप से लंबे समय से योजना बनाई थी, जानबूझकर उसे बताने के लिए इस क्षण को चुना। आपने स्वार्थवश मुझ पर आधे साल तक कब्जा कर रखा है। पिछले आधे साल में मैं बहुत खुश रहा हूँ। आपने मुझे जीवन भर खुशियाँ दी हैं। यह कुछ ऐसा है जिसके बारे में मैंने पहले कभी सपने में भी सोचने की हिम्मत नहीं की। बहुत हो गया। मुझे तुम्हें लौटा देना चाहिए सुश्री टैम बिन्ह से। वह अभी भी आपका इंतजार कर रही है। वह मुझसे इतना प्यार करती है, मैं भूल नहीं सकता। टैम बिन्ह उससे प्यार करती है, उसके बारे में क्या? आप अपने बारे में बात क्यों नहीं करते? तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है। वह चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं कर सकी। क्षमा करें। मुझे वास्तव में अपने माता पिता की याद आती है। मैं पहले उनके साथ जाऊंगी। नहीं, वह जोर से चिल्लाया। मैं उनके साथ जा रहा हूँ। तो आप क्या करेंगे? तुम मुझे पीछे छोड़ना चाहते हो, मेरी उपेक्षा करना चाहते हो। मैं उसने रोते हुए आवाज निकाली, आंसू गिर रहे थे। मेरे पास टैम बिन्ह भी है। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। मुझे बस तुम्हारी जरूरत है, तिन्हा। मैं बस तुम्हें अपने साथ चाहता हूँ। जीवन भर भाई बने रहने के बारे में क्या ख्याल है? यदि हम शारीरिक रूप से अंतरंग नहीं हो सकते तो क्या होगा? यदि मैं शादी नहीं कर सका और बच्चे पैदा नहीं कर सका तो क्या होगा? मैं अब भी केवल तुम्हें चाहता हूँ। क्या तुम मुझे सुन सकते हो?
वह इतनी जोर से चिल्लाया कि उसके कान के पर्दे दुखने लगे। उसने पलकें झपकाईं, मंद प्रकाश की एक किरण उसके कॉर्निया में प्रवेश कर गई। कितना अजीब है। भाई, मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें देखा है। वह थोड़ा चौंक गया और कांप उठा। उसने अपना हाथ उठाया और उसके सुंदर, मुरझाए चेहरे को सहलाया। उसका दिल दुख गया। उसके आंसू बूंद बूंद करके उसके हाथ पर गिर रहे थे। भाई, रो मत, मैं मरने के बाद भी तुम्हें नहीं भूलूंगी। उसने याद करने के लिए अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करते हुए उसके चेहरे को बार बार रगड़ा। बहुत दिन हो गए तुम्हें देखे हुए, तुम बहुत खूबसूरत हो। मुझे डर है कि मैं तुम्हारी शक्ल भूल जाऊंगी। तो फिर इस बार मुझे देखने के लिए रुको, मेरी शक्ल को ध्यान से याद करना। हम दोनों में से कोई नहीं भूलेगा, कोई भी। उसने यादों को बात के लिए छोड़ने के लिए उसकी आंखों में गहराई से देखा। हाँ, उसे इस चेहरे को ध्यान से याद रखना चाहिए और इसे कभी नहीं भूलना चाहिए। अरे, क्या तुम मुझे चूम सकते हो? एक आखिरी बार, एक आखिरी बार। वह झुका, टूटा हुआ दिल, उसके होठों को चुमा। परेशान चुंबन जीवन भर के लिए भावुक प्यार में बदल गया। जीवन भर की कड़वाहट, जीवन भर की लालसा। वह संतुष्ट थी, बेहद संतुष्ट। उसके चुंबन ने उसे बताया कि उसकी भावनाएं उसके जैसी ही थीं। उसने जीवन भर प्यार किया था और प्यार किया था। उसे इसका अफसोस नहीं होना चाहिए। हालांकि उसने उसे कभी नहीं बताया कि वह उससे प्यार करता था। भैया, वादा करो, तुम अपनी भाभी को ढूंढने जरूर आओगे। बस मुझे दिल में बसा लेना। छुप छुप कर याद रखना। दूसरों को पता मत चलना। वह कुछ नहीं बोला, बस उसके गालों, कानों और गर्दन पर आंसुओं के दाग चूमता रहा। यहाँ अंधेरा लग रहा है। मैं अब और नहीं देख सकती। उसने पलकें झपकाने की कोशिश की। मैं लाइट जला दूंगा, तुम्हें अंधेरे से डर लगता है। ठीक है, मैं अभी कर दूंगा, डरो मत। उसने अपनी सबसे तेज गति का उपयोग करके घर की सभी लाइटें जला दी। फिर कांपते हुए, उसे कसकर गले लगाते हुए उसकी तरफ लौट आया। ऐसा लगता है सचमुच बहुत अंधेरा है। उसने रोशनी की तलाश छोड़ दी और थककर अपनी आंखें बंद कर ली। प्रिय, मैं सोना चाहता हूँ, मेरे लिए गाओ। ठीक है। उसने अपनी घुटन को दबाने की कोशिश की, अपने गले से एक मसालेदार ध्वनि निकालने की कोशिश की, धीरे से अपना पसंदीदा थाई लेक गाना गाया। पहाड़ हरे हैं और पानी शांत है, झील के बीच से हवा चल रही है। मेरी आवाज खो गई है। उसने मांग की, यार, कृपया थोड़ा और गंभीरता से गाओ, तुम्हारा गायन बहुत असंगत है। क्षमा करें, क्षमा करें, मुझे फिर से गाने दीजिए। पहाड़ हरे हैं और पानी शांत है, झील के बीच से हवा चलती है। निम्नलिखित वाक्य क्या है? मुझे याद नहीं आ रहा। आंसुओं ने उसकी आवाज को डुबो दिया। उसकी आवाज बहुत दूर हो गई, इतनी दूर कि उसे समझना मुश्किल था, लेकिन वह उससे कहना नहीं भूली, रात के खाने पर मुझे फोन करना याद रखना, मुझे सोने मत देना। उसे याद आया कि वह अभी भी उसके द्वारा पकाए गए समुद्री भोजन नूडल्स खाना चाहती थी। उस रात उसने पूरी रात थाई हो बोट गाया, जब तक उसकी आवाज नहीं चली गई, लेकिन वह नहीं उठी, नहीं उसने समुद्री भोजन खाया। उसने उसके लिए नूडल्स पकाए। थाम थिएन तिन्ह के निधन के बाद थाम हान वो ने चुपचाप उसके बाद के प्रभावों का ध्यान रखा। बस इतना ही सभी पड़ोसियों को पता था कि उनकी भावनाएं कितनी गहरी थीं, और वे असहज महसूस कर रहे थे, क्योंकि वह बहुत शांत थे। पूजा समारोह के दौरान भी, शनिवार से लेकर उनकी मृत्यु तक, एक भी आंसू नहीं गिरा। गंभीर माहौल से भयभीत होकर रोने लगा। उसने गले लगाने के लिए हाथ उठाया, मंदिर के सामने खड़ा हुआ और फुसफुसाया, रो मत। अपनी पालक माँ को देखो, हम उसे नहीं भूलेंगे।
कब्र बनाते समय उसने स्टील उत्कीर्णक से अपना नाम खोदने के लिए कहा। यह व्यक्ति अभी भी जीवित था, इसलिए अचानक उसने कब्र के पत्थर पर अपना नाम खोद दिया। क्या वह कुछ बेवकूफ़ी करना चाहता था? वो आपको स्पष्ट रूप से सोचना होगा। सभी ने उसे बिना अपॉइंटमेंट के सलाह दी। उसने बस थोड़ा सा सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। उसके मरने के बाद थाम परिवार की लाइटें कभी बंद नहीं हुईं, यहाँ तक कि दिन और रात दोनों समय हर कोना रोशन रहता है। प्यार अंधेरे से डरता है। वह आम तौर पर लोगों को इसे बंद नहीं करने देता था, बस इतना कहता था कि उसने उसके लिए जो समुद्री भोजन पकाया था वह ठंडा था, किसी ने एक टुकड़ा भी नहीं छुआ। बाद में उसकी सारी ताकत खत्म हो गई। सुनसान कमरे को आश्चर्य से देखते हुए, हर कोने में जाने पर, कोमल हंसी नहीं मिलने पर, वह उदास होकर मुस्कुराया। तुम इस बार वास्तव में अच्छी तरह से छिप गए, मेरे लिए मुश्किल बना दी। कमरे में लौटकर उसने उनमें से प्रत्येक को छुआ। वस्तुएं एक बार उपयोग करने के बाद हल्के पीले रंग का ऊनी दुपट्टा अभी भी बिस्तर पर चुपचाप पड़ा हुआ था, केवल 2/3 बुना हुआ। महिला मालिक द्वारा इसे खत्म करने की प्रतीक्षा करने में असमर्थ, बहुत सारी यादें सहन करने में असमर्थ, उसने अपनी आंखें बंद कर ली और जल्दी से घूम गया। गलती से हेडबोर्ड से टकरा गया और टूटे हुए चीनी मिट्टी के बर्तन की आवाज सुनी। वह मुड़ा सिर और चेहरा पूरी तरह से बदल गया। यह एक जन्मदिन का उपहार था जो लव ने उसे तब दिया था जब वह 18 साल का था, लेकिन केवल पत्नी की मूर्ति टूटी थी। इस संयोग ने लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए। सही बात है, मूर्ति टूट गई, वादा टूट गया, जीवन भर का जिद्दी प्यार भी टूट गया। मूर्ति टूट गई, लेकिन अंदर रखा रंगीन कागज का क्रेन तुरंत बाहर गिर गया। वह नीचे झुका और उसे उठाया। उसे उम्मीद नहीं थी कि मूर्ति के नीचे का छेद एक भंडारण स्थान था। प्रत्येक क्रेन का एक क्रमांक होता है, जिसे समय के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है। उसने क्रेन नंबर 1 खोला और उसे पढ़ा। मैंने सुना है कि यदि आप एक क्रेन को 1000 बार देते हैं, तो आप प्रार्थना कर सकते हैं। मुझे नहीं पता कि यह नकली है या असली। मैं इसे आजमाना चाहता हूँ। तिना की लिखावट ने उसका ध्यान खींचा। उसकी लिखावट धुंधली थी। वह लगभग 15 या 16 साल की थी। उसने अपने सारे विचार, हर वाक्य, हर शब्द को अपनी पत्नी की मूर्ति में छुपा दिया। भाई, क्या आप जानते हैं कि मैं किस लिए प्रार्थना करता हूँ? मुझे आशा है कि आप जल्द ही वापस आएंगे। भाई, क्या मेरी इच्छाएं भी बहुत फालतू हैं? यदि ऐसा है, तो बस वापस आएं और मुझसे मिले। भाई, कहाँ चले गए? भाई, मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। भैया, आज मेरी माँ फिर नाराज हो गई है। मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम्हें अब मेरी जरूरत नहीं है। भाई, मुझे एक बुरा सपना आया, नींद नहीं आ रही थी। मैं तुम्हें थाई हो बोट गाना गाते हुए सुनना चाहता था। भाई, मुझे अंधेरे से डर लगता है, अकेलेपन से डर लगता है। मुझे मत छोड़ो। भाई, मुझे तुम्हारी याद आती है। भाई, तुम कब वापस आओगे? भाई, क्या तुम मुझे भूल गए हो? भाई, आज मैं बहुत थक गया हूँ। मुझे अपने पिता की देखभाल के लिए अस्पताल जाना है। अगर तुम यहाँ होते तो बहुत अच्छा होता। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। 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 उसने पन्ने दर पन्ने खोले, रुकने में असमर्थ रहा। तुम्हारे जाने के 385वें दिन। आखिरकार मैं समझ गया। तुम्हें याद करने का एहसास क्या होता है। इतना दर्द होता है कि तुम सांस नहीं ले सकते। उसने एक सांस ली। उसके कांपते हाथों ने 386वां क्रेन खोला। वह डरा हुआ भी था और जल्दी में भी। यह पता चला, एक ऐसे कारण से जो इससे आसान नहीं हो सकता।
मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जब क्रेन में शब्द पूरी तरह से उसकी आंखों के सामने आ गए तो उसके आंसू दबाए नहीं जा सके, पागलों की तरह बह रहे थे मानो फूट रहे हों। यह पता चला है, यह सिर्फ इसलिए था क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता था। मैं बहुत बेवकूफ हूँ, मैंने इसे अभी खोजा है। भाई, क्या मुझे अभी भी तुम्हें यह बताने का मौका है? उसने जल्दी से अपने आंसू पोंछे। उसे डर था कि कहीं वह उसके कहे हर वाक्य और हर शब्द को भूल न जाए। अगर मैंने सच में तुमसे यह कहा, तो तुम क्या जवाब दोगे? भाई, मैं सचमुच जानना चाहता हूँ। आप कैसे उत्तर देंगे? मैं कहूँगा। मैं कहूँगा। घुटते हुए और बोलने में असमर्थ, उसने अफसोस के साथ भर्राई आवाज में कहा, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। बहुत, 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 बहुत। लेकिन प्रिय, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? उसका गला बैठ गया था और वह अब आवाज नहीं कर पा रहा था। उसने यह देखने की हिम्मत नहीं की कि उसने आगे क्या लिखा है। उसने बस क्रेनों को उठाया, चाहे वे छिली हुई हों या नहीं, और पागलों की तरह रोता रहा जब तक कि उसकी उंगलियां नए रंग की क्रेन को नहीं छू गईं। आपके लिए एक खास प्यार बचा है। आप उससे क्या कहना चाहते हैं? वह घबरा गया और उसे खोला। अगर किसी दिन तुम्हें इस क्रेन में ये शब्द दिखें, तो कृपया मेरे दिल को याद करो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मेरा ख्याल रखना, यह विचार मन में रखना कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अच्छी तरह से जियो, बस तुम्हें इसकी जरूरत है। समय समय पर कब्र पर जाए। मेरे लिए जंगली कीड़ा जड़ी के फूलों का गुलदस्ता लाना याद रखें। अपनी गहरी छुपी यादों को फुसफुसाएं। बस इतना ही ख्याल रखना भाई, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लिखावट दोहराई गई थी। अक्षर अस्त व्यस्त थे और सही क्रम में नहीं थे। वह पुष्टि कर सकता था। उसने इसे बाद में ही जोड़ा था जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो गई। वह अभी भी उसके बारे में असुरक्षित थी। उसने प्रवाह को रोकना चाहते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। आंसुओं ने अवज्ञा की, लेकिन व्यर्थ। आकाश में चमकीले तारों को देखते हुए, मुस्कुराती आंखों, कोमल आंखों की कल्पना करते हुए, आकाश के नीचे एक दूसरे के खिलाफ झुकते हुए समय को याद करते हुए, वह दिखावा कर सकता था कि वह बहुत दूर नहीं गई है। आप दिखावा कर सकते हैं कि आपकी बाहें कभी खाली नहीं थी। वह दिखावा कर सकता था कि प्रत्येक तारे की रोशनी उसकी कोमल, चहचहाती ध्वनि थी। मैं दिखावा कर सकता था। जमीन पर फिसलते हुए, मैंने उदास होकर अपना सिर अपने घुटनों में दबा लिया। आज रात कोई तारों की रोशनी नहीं थी। अरे, मिस्टर वू, आप दरवाजे के बाहर क्यों खड़े हैं? अपने बेटे को पकड़कर बाहर टहलने जाने की योजना बनाते हुए दाई माओ ने उसे देखा और तुरंत उसका स्वागत किया। नहीं, घर पर अंतिम संस्कार है, इसलिए किसी और के घर में प्रवेश करना सुविधाजनक नहीं है। हमारे बीच का रिश्ता इतना घनिष्ठ है और आप मेरे बेटे के दत्तक पिता हैं, फिर भी आप उन चीजों की परवाह क्यों करते हैं? जल्दी में उसने फिर भी अपना सिर हिलाया। मेरे पास हर किसी को परेशान करने के लिए कुछ है। मैं बात खत्म करूंगा और चला जाऊंगा। अगर तुम्हें कुछ कहना है तो मेरे प्रति विनम्र मत बनो। वह एक पल के लिए रुका। अगर एक दिन मैं इस दुनिया को छोड़ दूं, तो कृपया मुझे तिन के साथ दफना देना। हुना, दाई माओ दंग रह गए। मिस्टर वू, ज्यादा मत सोचो। क्या आप जानते हैं कि टीयू तिन उस दिन मुझसे मिलने क्यों आए थे? यही वह दिन था जब उसे गुस्सा आया था। उसने मुझसे कहा, उसके मरने के बाद तुम निश्चित रूप से ढह जाओगे। वह चाहती है कि हम तुम्हारी देखभाल करने में उसकी मदद करें, तुम्हारे साथ रहें, और चाहती है कि मैं तुम्हें उस रास्ते पर चलने की सलाह दूं जिस पर तुम्हें चलना चाहिए। वह आपके बारे में बहुत असुरक्षित है। यदि आप कुछ बेवकूफ़ी करेंगे, तो टीयू तिन्ह को बहुत दुख होगा। मैं उसका दिल टूटने नहीं दूंगी।
उन्होंने फिर भी आगे कुछ नहीं बताया। सामान्य तौर पर मुझे सभी के लिए खेद है। दाई माओ की सलाह की प्रतीक्षा किए बिना वह मुड़ा और चला गया। उसके सामने हवा का एक झोंका आया जो अपने साथ ठंडी हवा लेकर आया। उसने अपना कोट खींचा। शरद ऋतु की हवा इतनी ठंडी थी कि हड्डियां ठंडी हो रही थीं। डाकघर के पास से गुजरते हुए उसने अपना लिखा हुआ पत्र अपनी जेब से निकाला और मेलबॉक्स में रख दिया। यह जीवन, मैं तुम्हारा ऋणी हूँ। तुम और वह, जीवन और मृत्यु अविभाज्य है। उसने मन ही मन बुदबुदाया। प्राप्तकर्ता के नाम, लैम टैम बिन्हा वाले पत्र को अपने हाथ से फिसलते हुए देखा। जब वह मुड़ा तो उसने सामने फूलों की दुकान देखी। उसने जंगली कीड़ा जड़ी के फूलों का एक गुलदस्ता खरीदा और नए ढके हुए स्थान की ओर चल दिया। गंभीर। उसने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं किया, बस चुपचाप उसका साथ देता रहा। समय बीतने दिया। इससे पहले कि सूरज की आखिरी किरणें जमीन पर गिरें, उसने फाइल निकाली और उसकी कब्र के सामने जला दी। दस्तावेज आग की रोशनी में चमक रहे थे। लेखन अभी भी देखा जा सकता था, जिसमें अस्पताल का निदान भी शामिल था। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, चीनी नाम, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। साथ ही थाम हान वो नाम भी। प्यार, मेरे लिए रुको। वह चुप था, चुपचाप कह रहा था।